साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। जो 3 नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन तीनों पर हम आज डिटेल में बातचीत करेंगे और इसके क्या डिमेरिट्स हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, इस पर एक एनालिसिस करेंगे। और हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं जो कि कानूनी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्लिफ्टन डी रजेरियो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। साथियों, इसके पहले कि मैं इनसे आपकी इन मामलों पर बातचीत कराऊं, मैं बताना चाहूँगा कि ये मंथन लॉ चैम्बर के को फाउंडर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ जस्टिस, और नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, और सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं सीपीआई के, जो लिबरेशन है उसके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारी जो भारत की जनता है उनको ये जानकारी तो हो गई है कि नए कानून 3 वो आ गए हैं, संसद ने उसको पास कर दिया है। लेकिन बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनको ये नहीं मालूम है कि ये दरअसल है क्या, और इसमें क्या नया है, क्या इसमें पुराने कानून के हिसाब से कुछ जोड़ा गया है या कुछ हटाया गया है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में थोड़ा से एक बातचीत हो जाए, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो जान सकें कि ये भारतीय न्याय संहिता दरअसल है क्या है, और क्या इसके पीछे इसको लाने का क्या मकसद है, कैसे ये नागरिकों को प्रभावित करता है। तो पहले शुरुआत करते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में। जी ठीक है, ये नहीं, शुक्रिया पहले आप मतलब मुझे आपसे बात करने की, आपके जो व्यूअर्स हैं उनके साथ अपना एक विचार पेश करने के एक मौका के लिए धन्यवाद आपको। इतने साल में जो हम लोग, मेरा जो एक प्रैक्टिस है अधिवक्ता के तहत कर्नाटका हाई कोर्ट में और बहुत सारे जो वहाँ के अलग अलग कोर्ट्स में, एक चीज़ मतलब मुझे लगता है हम लोग सब मानते हैं कि अगर कोई कानून है जो एक आम व्यक्ति, आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है क्रिमिनल से संबंधी कानून है। बाकी आप छोड़ दीजिए, बाकी जो सब चीज़ें हैं वो तो है ही, लेकिन आप मतलब देख लीजिए कि आपका हर दिन जो है वो क्रिमिनल लॉ से ही मतलब मोल्ड होता है। ठीक है, पुलिस के साथ आपका जब कोई भी एक वार्तालाप होती है, मान लीजिए कि आपको रोक लेते हैं, कहीं कुछ ऐसे आपको दिक्कत होती है, आप उनके पास जाते हैं, मतलब ये हर दिन का एक व्यवहार होता है। तो ये जब कानून अभी जो बदली है, ये उसके बारे में जानकारी सबको मिलना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आप जो है बिल्कुल एक समाज सेवा वाले आप काम इससे आप कर रहे हैं, और जनता आपको बिल्कुल इसके बारे में, आप इस संदर्भ में आपके शुक्रगुजार डेफिनेटली रहेंगे। अब जहाँ तक रही ये 3 कानून का, मैं कुल मिल के थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सैकड़ों इसमें सेक्शंस हैं, तो एक एक अगर हम करते जाएंगे तो बहुत समय भी लगेगा, और दूसरा हम लोग वकील लोग जो बहुत बोर कर देते लोगों को। ठीक है, लेकिन वकीलों से जानकारी भी तो मिलती है कानून सही है, लेकिन हम बाकी एक्सपर्ट उस बारे में नहीं बोल सकते उतना। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि एक ओवरव्यू जैसे मैं देने की कोशिश कर लूंगा। अब पहली चीज ये है कि ये जो 3 कानून है, जैसे सब लोग जानते हैं, वेदर इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो मतलब पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, इंडियन पीनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी जो हम बोलते हैं, ये 3 कानून को अभी रिप्लेस करने का ये 3 कानून आई है। एक बात आप जरा ध्यान में रखिए कि ये कानून पार्लियामेंट में पास हो गई है, राष्ट्रपति ने उसको अपना अनुमति दे दी है, लेकिन अभी तक ये जारी नहीं है। कब जारी होगा ये तब जारी होगा जब इन 3 कानून में के तहत नोटिफिकेशन केंद्र सरकार जारी करेगी, और वो बोलेगी उस नोटिफिकेशन में कि ये जो है भारतीय साक्ष्य संहिता इस दिनांक से ये
जारी मतलब लागू हो जाएगी। ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति है या भारतीय न्याय समिति है, ये जो इस दिनांक से ये जारी होने वाला है, लागू होने वाला है, तो वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जो आईपीसी है, जो सीआरपीसी है, जो एविडेंस एक्ट है, उसी के तहत सारी चीजें अभी आगे चलेगी। बिल्कुल, ये चीज थोड़ा मतलब क्लियर होना जरूरी, बहुत जरूरी, क्योंकि ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये सब कानून पास हुआ, प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आया, हम लोग हाई कोर्ट में थे और उस समय में एक चर्चा छिड़ी वकीलों के बीच में कि अब तो हम लोग अगर कोई एफआईआर दर्ज करना है तो नया कानून के तहत करनी पड़ेगी। तो वहां पर बहुत बड़ी एक बहस हुई और फिर वहां से मतलब कुछ हम लोगों ने फोन किया वगैरह, थोड़ा मतलब इसका जानकारी सब निकाले और फिर वहां पर एक क्लैरिटी आई कि ठीक है अभी ये, और अभी केंद्र सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अभी तक जारी नहीं है, हम जब नोटिफिकेशन लाएंगे तब ये लागू होने वाली है। अब जब तक अभी ये जो 3 कानून नए कानून है उसको अगर हम लोग एक व्यापक रूप से अगर समझना चाहते हैं तो केंद्र सरकार का ये हित था कि ये जो 3 कानून थे पहले, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये ब्रिटिश जमाने के कानून थे। इस कानून को हम लोग हटाकर हम लोगों के स्थानीय स्थलीय जो कानून है हम लाने की हम लोग कोशिश हमने मतलब करना है। तो उस दृष्टि से ये 3 कानून लाए गए हैं। लेकिन इसमें अगर हम एक बात देखें, क्योंकि हम लोगों ने ये 3 कानून बहुत ही एक डिटेल तरीके से हम लोगों ने जांच लिए, तो अपना रोजी रोटी की भी मतलब प्रश्न है, इसलिए हमको ये जानना जरूरी भी था। और हम लोगों ने ये देखे इसमें कि अधिक ऑलमोस्ट 95% जो है ये 3 नए कानून जो है पुराने कानून के ही प्रावधानों को एडॉप्ट करते हैं, इसमें बिना कोई बदलाव का। जो पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट है, पुराना जो इंडियन पिनल कोड है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, लगभग 90 से 95% जो प्रोविजन है जो उसमें था उसी को यहाँ पर रखा गया है, थोड़ा ऊपर नीचे किया है। कुछ धाराओं में उसकी संख्या मतलब जो नंबर है, जैसे कुछ धाराएं वो चेंज हुए बस, मतलब उसका जो कंटेंट वही है। बदलाव जो आई है उसमें आप मानकर चलिए कि ज्यादा से ज्यादा एक 5% बदलाव इसमें है। अब इस 5% जो बदलाव आई है उसको हम लोगों को हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। एक जो बिल्कुल जरूरी था, जो बहुत सारे मतलब जो लोग जनता और मतलब जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या आप मानकर चलिए कि सिविल सोसाइटी के जो नागरिक समाज के जो संगठन है, सारे मांग भी था और कोर्ट के भी बहुत सारे इसके बारे में जजमेंट्स थे। तो वो बदलाव है जो बिल्कुल हम लोग मानते हैं कि जरूरी था और आना चाहिए था और आ गया। लेकिन कुछ ऐसे इसमें संशोधन ला गई है जो मुझे लगता है कि आम जनता के लिए थोड़ा उसके बारे में विमर्श करना, चिंता जताना बहुत जरूरी है। अब पहले जो एकदम ठीक ठाक जो हमको लगता है कि जो बदलाव आई है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको एक संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। पहला चीज ये है कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं तो पहले बहुत दिक्कत होती थी। मान लीजिए कि आप रायपुर में बैठे हैं, रायपुर में आपको यहाँ पर कोई एक हादसा हो जाती है और डर के मारे आप भाग कर चले जाते दुर्ग, आपके घर दुर्ग में। तो अगर दुर्ग में आप अपने बगल वाला पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट देते तो पुलिस वाले क्या बोलते हो, पहले बोलते थे कि आप देखिए ये रायपुर में हुई है, आप वहां जाकर एफआईआर कर लीजिए। तो ये जब परिस्थिति हुई थी तो बहुत सारे केसेस कोर्ट में गए और कोर्ट के मतलब बहुत सारे आदेश के बाद 0 एफआईआर का एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर मैं दुर्ग में ही एफआईआर दर्ज करूं तो दुर्ग की पुलिस वो 0 एफआईआर दर्ज करके पुलिस उसको ट्रांसफर करती है। अब ये कानून में सेक्शन 173(1) जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें एक बदलाव लाई है कि 0 एफआईआर कंपलसरी होता है और ये मुझे लगता है बहुत जरूरी एक बदलाव था और जनता को इसके बारे में एक मतलब उनसे ये लाभ होगी। दूसरा जो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक बदलाव है, अब सब लोग जानते हैं कि जो समलिंग जो रिश्ते हैं, समलैंगिक होमोसेक्सुअलिटी जो हम बोलते हैं, आईपीसी में सेक्शन 377 था जो उसको कानून मतलब उसको अवैध
घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट में के एक जजमेंट है नवतेज सिंह जोहार, जिसने कहा कि 377 जो है, जो समलिंग जो रिश्ते हैं उसको आप अपराध नहीं समझ पाएंगे, तो उस 377 को रद्द किया था। तो ये नया कानून में 377 को उन्होंने हटा दिया है, और ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो समलिंग को जो रिश्ते हैं उनके लिए मतलब उनको राहत बिल्कुल वो पहुंचेगी। तीसरा मुझे लगता है जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बदलाव इसमें आई है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगा, इस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सीमित समय दी गई है। अच्छा, ये बहुत जरूरी था, नहीं तो पुलिस अपने मन से भी मतलब या और कोई कारण लगा रही किसी में, या और टाइम लग रहा है, ऐसा होता था। तो ये चीज में एक टाइम लिमिट लगाई। तो ये चीजें मुझे लगता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो बदलाव है, और जो मतलब जो लोगों के हित में है, ये हम लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हम देखते हैं कि कुछ बदलाव इसमें आई है, ये थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों को सोचना चाहिए। आप याद करेंगे दिसंबर के अंत में और जनवरी में बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट अपने देश में हुई थी ट्रक ड्राइवर्स का, और ये हुआ था नॉर्थ इंडिया में खास करके। और उसमें जो ट्रक वाहन चालक थे, उनका ये कहना था कि देखिए आप जो नया कानून लाए उसमें सेक्शन 106 ऑफ द BNS भारतीय न्याय संहिता जो आप लाए, उसमें आपने ये कर दिया है, पुराने वाला IPC में सेक्शन 304A जो है, ये जो रैश मतलब कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उसमें 2 साल का सजा था। नया वाला कानून में क्या किए कि डेथ बाय नेग्लिजेंस को 2 साल से 10 साल बढ़ा दिया। और एक और चीज इसमें किया कि मान लीजिए कि कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक ने किसी को मार दिया, ठीक है, अब किसका गलती वो हमको मालूम नहीं, उस समय में तो मालूम नहीं है। तो अगर वो ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है, ये ऑटो ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है, या टैक्सी वाला वहां से फरार हो जाता है, उसको भी एक अपराध बना दिया है, उसके लिए 10 साल का सजा दिया। तो ट्रक के लोगों ने पूछा कि आप ये देखिए, हम अगर हम लोग कराओगे वहां पर, इसमें हर्जाना भी कुछ है काफी बड़ा, बहुत मतलब फाइन भी लगा इसमें। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जो ट्रक ड्राइवर्स का कहना था, हम लोग इसलिए भी भागते क्योंकि अपने जान को हमको बचानी है, पब्लिक तो घेर करके मार देगी। तो ये पूरा एक झगड़ा होने के बाद, उनका पूरा एक आंदोलन होने के बाद, तब जाकर अभी केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है, उस प्रावधान को हम लोग तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक आप लोगों को संतृप्ति नहीं मिलती, आपके साथ हम लोग और बातचीत नहीं करते। अब देखिए ये सारे चीजें, ये एक आपको एक एग्जाम्पल देता है कि इसमें जो चिंताजनक वाले जो बातें हैं, ये शायद पार्लियामेंट में ही डिस्कस होना चाहिए था। अब दिक्कत ये, कानून को पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ नहीं। अच्छा, मानी ये तीनों जो कानून हैं, तीनों भी पार्लियामेंट में इतना डिस्कस हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की गई थी तो 150 पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन के, वो तो बाहर थे। अच्छा। उनको तो सस्पेंड की गई थी। तो मतलब अगर पार्लियामेंट में ये सारे चर्चा हो जाती तो और डंका होता, तो और अच्छा बन पाता। बिल्कुल। उसमें जो है कुछ सुधार की जो गुंजाइश है वो हो पाती वहाँ जी। अब जैसे हम लोग जो कुछ चीजें इसमें बोल रहे कि ये बहुत ही चिंताजनक वाली बातें हैं, या हम जो बोल रहे कि ये एकदम सही बातें हैं, तो और सही बातों के बारे में वहां पर चर्चा हो सकती थी कि ये अच्छा है, उसको और सुधारिए। और कुछ चीजें जो चिंताजनक है, देखिए ये मतलब शायद ये ठीक नहीं है, उसको आप ऐसे कर सकते हैं। पार्लियामेंट का तो वही काम होता है। राजौरिया जी, मैं चाह रहा था कि ना पहले हम एक उस पर बातचीत कर लें, तो जो समझने में आसानी होगी हमारे दर्शकों को। तो भारतीय न्याय संहिता के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि उसमें क्या कुछ खास बातें हैं जो कि भारतीय जीवन को प्रभावित करती है। सी नंबर 1 तो मैंने कहा कि जो ड्राइवर्स वाली बात है, ये मतलब बहुत ही मतलब ये प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो IPC का जो सेक्शन जो अभी बदला है, ठीक है, ये मतलब लोगों को ऑब्वियसली प्रॉब्लम देने वाली है। अब दूसरा इसमें एक चीज़ है जो आपको मैं बताता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हम लोगों को प्रॉब्लम देने वाली है आगे जाके। ये IPC में एक सेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि कोई भी पुलिस, ठीक है,
वो अगर आपको कोई आदेश देंगे तो उस आदेश को आपका पालन करना ही पड़ेगा। अब ये चीज़ पहले नहीं था, लेकिन ये चीज़ को अभी उन्होंने लाई है, उसके बारे में मैं आगे जाके और बात करूंगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आईपीसी में 3 प्रावधान को उन्होंने लाया है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। पहले प्रावधान ये है कि सेक्शन 226 ऑफ न्याय संहिता, उसमें इन्होंने क्या क्या है कि मान लीजिए कि आप कोई एक कार्य ऐसे करते हैं जिससे आपको जान को खतरा हो सकता है, और वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कोई अधिकारी के ऊपर दबाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बोलने में किसी को समझ में नहीं आएगा। जैसे वो जहर पी लेते हैं या आत्महत्या करते हैं, क्यों करेगा? दबाव डालने के लिए। जी, ये डिमांड पूरा करना। बिल्कुल। या वो मान लीजिए कि वो करते हैं उपवास सत्याग्रह। हाँ, सत्याग्रह करते हैं। तो अभी इस कानून में ये है कि अगर आप ऐसे कोई भी चीज करेंगे तो वो गुनाह माना जाएगा, और आप जो है उसमें 1 साल तक आपको सजा हो सकती है। अब मेरा ये कहना है कि अपने देश में अगर हम लोग अपना परंपरा देखते हैं तो अहिंसक जो एक आंदोलन की जो बात है उसमें उपवास जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बड़ा महत्व है। और आज़ादी मिलने में भी इसका एक बड़ा योगदान है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। आप अंबेडकर जी, आप अगर गांधी जी भी कोई देखिए उपवास सत्याग्रह किया, भगत सिंह जी जब वो जेल में थे तो वो भी उपवास सत्याग्रह किए। तो आप जैसे कि ये मतलब उपवास सत्याग्रह देश को आजादी दिलाने वाली एक बात थी। लेकिन अभी उसी चीज को एक उसको अपराध बनाना, ये मुझे लगता है। और उसमें एक और चीज मुझे लगता है जुड़ता है, सरकार ये क्यों कर रही है? अगर कोई व्यक्ति जो है एक प्रजातंत्र में है और अपना एक नॉन वायलेंट अहिंसक रूप से प्रदर्शन करके अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहा है, तो ये एक प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो डेमोक्रेसी के लिए ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। यस, डेमोक्रेसी में डिसेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो उसी पर अगर आप मतलब अगर एक रोक लगा रहे तो वो जो उनका जो एक तर्क है इसके पीछे, मुझे लगता है वो फिर प्रश्न में आ जाती है। तो जो सिंपल स्ट्राइक होता है, क्या उस पे भी कुछ आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो ये सीआरपीसी और आईपीसी ये सब मिल जाती है इसमें। तो पुलिस ये एक कहना है कि मान लीजिए पुलिस ने आपको कोई एक आदेश दिया है, ठीक है, और आप उसका पालन नहीं किया, तो फिर आपको जो है पुलिस उठा सकती है वहां से, गिरफ्तार कर सकती है। अभी क्या होता है, अगर हम लोग गिरफ्तार होते हैं हमको तुरंत छोड़ना पड़ता है, या तो हमको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके अपने ऊपर मतलब केस करके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। इस कानून में अभी ये लाया है, एक बदलाव लाई है कि मान लीजिए आप पुलिस का बात नहीं सुनेंगे तो पुलिस आपको अपनी हिरासत में लेके 24 घंटे अपने हिरासत में रख के फिर आपको छोड़ दी सकते हैं। अब ये जो है मुझे लगता है कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है। आप जो प्रश्न पूछे उसका जवाब यहाँ से मिल जाएगी। तो आप कहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि आप जब प्रदर्शन कर रहे, पुलिस वाले आए वहां पर और बोल दिए कि आपको ये नहीं करना है। आप बोले नहीं, ये तो मेरा जनतंत्र, मेरा मतलब जनवादी मेरा अधिकार है, मैं करूंगा ही करूंगा। तो पुलिस आपको लेकर बिठाकर आपको बोल सकते कि देखिए आप 24 घंटे यहाँ बैठ लीजिए, कानून में मेरा ये अधिकार है, 24 घंटे के बाद आपको हम भेजेंगे। तो ये जो सेक्शन है, एक तो न्याय संहिता का सेक्शन है और एक तो नागरिक सुरक्षा संहिता का, ये अगर हम साथ में देखेंगे तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिन में उसका दुरुपयोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये मुझे लगता है लोगों की हित में बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। और दूसरा जो एक बदलाव आई है, सॉरी मैं एक शॉर्ट में बोल देता, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये न्याय संहिता जो आप पूछे। न्याय संहिता में एक सेक्शन है, सेक्शन 124A, सेडिशन जो बोलते हैं हम लोग, मतलब जो राजद्रोह बोलते हैं। आपको मालूम है कि राजद्रोह का सेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी चैलेंज है, उसका बारे में केस अभी पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक आदेश दिया है कि किसके बाद आप किसी भी हालत में सेडिशन का प्रावधान आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कारण ये है कि सेडिशन का जो कानून है वो ब्रिटिश के जमाने में इसलिए लाए थे कि कोई भी व्यक्ति उस साम्राज्य के विरोध में, इंपीरियलिज्म के विरोध में हाथ खड़ा ना हो। तो
एक प्रजातंत्र में एक डेमोक्रेसी में तो उसका कोई जगह नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2010 के बाद लगभग मानकर चलिए कि 800 केस सेडिशन के हुए हैं, जिसमें 13,000 लोग आरोपी है। तो ये सब चीजें जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो ठीक नहीं है। तो फिर वहां पर आदेश हुआ कि इस सेक्शन को हम लोग आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये नया वाला जो न्याय संहिता है उसी सेक्शन के उसी तरीके से और मतलब बचा दिया गया है, वापस ला दिया गया है। और ये मुझे लगता है बहुत चिंताजनक बात है। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, हम सरकार के विरोध में तो प्रोटेस्ट करना, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर जो हम लोगों को संविधान दिया है तो संविधानिक एक हक है। हम लोग मतलब देश प्रेमी है। शांतिपूर्वक ढंग से आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या रास्ता, आपके पास यही सब रास्ते हैं। तो अगर उसको रोक दिया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि वो ये एक दिक्कत वाली बात होगी। और दूसरा जो अभी ये भारतीय न्याय संहिता में क्या किए हैं कि आप यूएपीए जानते हैं, जो यूएपीए कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो भी होता है उसको उस कानून के तहत अपराध बना दिया गया है। तो उसके लिए खास कानून है। लेकिन अभी उस कानून से सेक्शन 15 जो है उसका जो टेररिस्ट एक्ट का जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको लेकर अभी बीएनएस ये न्याय संहिता में एक और आरोप लगा दिया गया है। अच्छा। तो टेररिस्ट एक्ट अभी या तो भारतीय न्याय संहिता में आप उसको मतलब आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, नहीं तो आपके ऊपर यूएपीए। अब ये डबल एज हो गया। तो सरकार कोई भी एक तलवार iस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि यूएपीए में जो है 2 सेफ गार्ड है। तो आप अगर किसी के ऊपर यूएपीए का मतलब अगर आप एलिगेशन डालते हैं तो उसमें आपको सैंक्शन लेनी पड़ती है, और सैंक्शन देना है कि नहीं है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी देख लेती है। तो ये दो एक चेक्स एंड बैलेंस है, जो भी है चेक्स एंड बैलेंस है। कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग बात है। लेकिन ये न्याय संहिता में जो नया प्रावधान लाई है सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट, इसमें ये कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो सरकार अगर चाहती है तो आपको इस कानून में भी पकड़ सकती है या इस कानून में पकड़ सकती है। एक जिसमें थोड़ी बहुत एक मतलब चेक्स एंड बैलेंस है, एक में जिसमें चेक्स एंड बैलेंस बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसे एक डिस्क्रिशन जो है सरकार को देना, पुलिस को देना, ये मतलब संविधान के लिए ये सही बात नहीं है। तो ये न्याय संहिता में मुझे लगता है ये थोड़ा ये हम लोग इसको समझ सकते हैं, प्रॉब्लम करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें जरूरत नहीं है। अगर हम लोग सुधार करना चाहते हैं अच्छी तरीके से सुधार करें, जो लोगों के हित के को आगे बढ़ाए उसको हम लोग बनाएं। और मुझे लगता है कि अगर सचमुच में अगर खास करके जो हम लोगों को विरोध करने का जो अधिकार है, अपना जो संवैधानिक हक है, सरकार के विरोध में हम लोगों का अपना एक मांग पेश करना, उसके बारे में मतलब आंदोलन करना, उसको बचाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, ना ही उसको उस अधिकार को घटाने का। जी, तो ये मेन पॉइंट है जहाँ तक मुझे लगा जो एकदम यहाँ पर चर्चा में रखना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ बातें जो आपको लगता है कि जो यहाँ पर रखनी चाहिए खास तौर पर, अभी तो मेरा ख्याल है कि अलग से संहिता से बातचीत नहीं की जा सकती, क्योंकि एक प्रकरण में ये तीनों जो कानून है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। बिल्कुल। पिनल कोड है तो उसमें वो एविडेंस वाला मामला भी आता है। तो आप मैं बस शायद एक 3 चीज और आपके साथ में जो लोगों के लिए मतलब जनता के लिए चिंताजनक वाली बात है वो मैं बस रखना चाहता हूँ। एक ये कि आप अभी हम जानते हैं, देखिए कि मतलब अगर हम लोग चाहे ना चाहे पुलिस जो है निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए उनकी मतलब हो नहीं सकता। अब उसके अलग अलग कारण हो सकती है, उनके ऊपर जो एक राजकीय दबाव हो सकती है, कुछ भी हो, मतलब या उनका अपना नेचर, अपना सोच है, जो भी कास्ट को लेकर के, फीमेल को लेकर के, बिल्कुल पूर्वग्रह जो है को लेकर के जो एक प्रीजुडिस उनके दिमाग में रहता है, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो मतलब ये निष्पक्ष रूप से वो काम करेंगे, ये चीज तो हम लोग बिल्कुल सोच नहीं सकते। तो ऐसे संदर्भ में हम लोग बार बार ये देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति को वो आरोपी ठहराते हैं तो
तो वो व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है। और उसमें अधिकतर जो आप देखिए, अगर आप जैसे हम लोग मतलब बेंगलोर में, मुझे याद है हम लोग एक सुरेश करके एक लड़का था, उसका हम लोग केसेस कर रहे थे। स्लम का एक लड़का था, झोपड़पट्टी में पैदा फैला, मतलब ऐसे कोई छोटा मोटा वहां पर कोई झगड़ा हो गया उनके बीच में, बस वहां तक सीमित था उनका। आप उस बगल वाला जो एक मिडिल क्लास एरिया है, वहां पर कुछ गाड़ियों का चोरी होने लगी। अभी कौन कर रहा था किसी को मालूम नहीं है। अब पकड़ लिया इस लड़के को और उसके दोस्तों को, 13 केस डाले उनके ऊपर। उनको मतलब जमानत दिलवाने में 6-7 महीना लग गया। फिर ये लड़के जो है, उनका जो केस चली लगभग 5 साल, और वो बोले कि देखिए हम लोग ये करते नहीं है, ये चोर लुटेरा हम लोग नहीं है, वेटर का काम करता था, मैं नियत का काम करता हूँ। लेकिन पुलिस के लिए ये था कि अब इतना सारा चोरी हो रही है तो किसी ना किसी के ऊपर लगा करके वो पुलिस सोचती है कि हम जवाबदारी से बच जाएं, इससे किसी एक की जिंदगी खराब होने का डर है। ठीक है, तो ये मतलब हम लोग जानते हैं कि ये होता है। अभी ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें एक प्रावधान है सेक्शन 37, जिसमें ये लिखा है कि हर सारे आरोपी का, जो भी आरोपी है, उसका नाम, पता और उसके ऊपर जो आरोप है उसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया जाएगा। कहाँ पर? पुलिस स्टेशन में, डिजिटली एंड फिजिकली। अभी आप अगर कोई पुलिस स्टेशन जाएंगे, आप मतलब आप गए नहीं तो ठीक बात है लेकिन जो लोग गए वो आप मतलब आप देखेंगे वहां पर कि कुछ लोगों का फोटो होता है। उसको हम लोग राउडी शीटर बोलते हैं अपने यहाँ। मैंने कल जाना या छत्तीसगढ़ में उसको हिस्ट्री शीटर बोलते हैं, मतलब उनके ऊपर जो बहुत सारे केसेस हैं उनका फोटो। अभी हर आरोपी का सिर्फ फोटो ही नहीं, सिर्फ उसका नाम, उसका पता और उसके ऊपर क्या केस है, उसको पब्लिकली डिस्प्ले किया जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि ये चीज जो है एक व्यक्ति की गरिमा, और जो हम लोग कहते हैं कि आप निर्दोष है जब तक आप दोषी पाया नहीं जाते, ये क्रिमिनल लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये संविधान का भी प्रिंसिपल है कि जब तक कि वो साबित ना हो तो दोषी नहीं माना जाता। तो जब मैं दोषी नहीं हूं, जब तक मेरा मतलब मैं दोषी नहीं पाया गया हूं, मेरा फोटो क्यों दिखाया जाएगा, मेरा नाम क्यों सब लोगों को बताया जाएगा, मेरे ऊपर जो आरोप है आप क्यों किसी को सब बताएंगे, और वो सिर्फ फिजिकली नहीं डिजिटली भी आप करेंगे। तो ये चीज, इसका जो एक दुरुपयोग, और उसमें जो आप मान लीजिए कि आप कोई एक एकदम सीधा साधा आप व्यक्ति है, नियत से आप अपना जीवन जीते हैं, आपको समाज जो आपके बारे में सोचता है, आपके नाम के बारे में आपको चिंता है, ठीक है। अपने देश में बहुत सारे मतलब अधिकतर लोग ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही जीते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई कारण से कोई व्यक्ति ने गलत आरोप लगा दिया, ठीक है, एफआईआर दर्ज हो गया, वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया, दिखा दिया उसका नाम, उसका पता, उसके ऊपर आरोप, उस व्यक्ति को आप मुझे बताइए कि उसका क्या परिणाम हो सकता है। वो अच्छा भी काम करेगा तो उसको लोग बुरी निगाह से देखेंगे। प्लस अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, गलती एक बार उससे हो गई, वो सुधरना चाहता है, तो भी उसको सुधरने में भी बहुत कठिनाई होगी, जैसा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि उसको लोग देख करके उसको ताना मारेंगे, उसके ऊपर हंसी उड़ाएंगे, और उसके अच्छे कामों को भी संदेह की निगाह से देखेंगे। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा से गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको एक बार बिल्कुल इसके पुनर्विचार करना चाहिए, इसको निकालना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि वो इतना ही नहीं होगा, जो व्यक्ति बिल्कुल एकदम अपना जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग हैं, वो अपना जान भी ले सकता है उस संदर्भ में कि मेरे ऊपर मतलब मैं अब दुनिया को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। सोसाइट मेरे मतलब मेरी मतलब बीवी, बच्चे, मेरे पति, मेरे माता पिता मुझे कैसे देखेंगे इसके बाद। देखिए ये उसका जो मतलब जो परिणाम, सामाजिक परिणाम है, वो बहुत बुरा हो सकता है ये। और ये मतलब बिल्कुल हमको सोचना चाहिए, और क्योंकि ये मतलब संविधान के तत्व के विरोध भी है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये मतलब कोई इसको बदल नहीं सकता है। ये अपराध जो है वो साबित होने के बाद ऐसा होगा कि थाना में रिपोर्ट होने से ही ये होने से ही ये हो जाता है। तो ये एक और चीज देखिए, मैं बोलता हूँ इसमें जो एक और चीज लाई है सेक्शन 43(3) ऑफ द ये नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें ये है कि हैंड कफिंग के लिए जो हथकड़ी पहनाते हैं, हथकड़ी पहनाने का एक प्रावधान लाई गई है।
ये हथकड़ी पहनाने का प्रावधान जो है सीआरपीसी में नहीं है। अभी नया वाला में हथकड़ी पहनाने की बात है कि पुलिस को अधिकार दी गई है कि आप जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, उस व्यक्ति को आप, अगर आपको लगा कि ये भागने वाला है, ये बहुत सारे उसके ऊपर मतलब केसेस है, या ये जो मतलब बहुत बड़ी एक अपराध में उसको आपने पकड़ा है, तो आप हथकड़ी पहना सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, और कोर्ट में हथकड़ी पहना के जनरली नहीं लाया जाता है, डर से कि जज उसको माने नाराज हो सकता है। बिल्कुल। आज भी देखिए, अगर यहाँ पर किसी को आप हथकड़ी में देखेंगे और आप जाकर मैजिस्ट्रेट के सामने आप कंप्लेंट कर दिए, तो पुलिस वालों को पकड़कर वो मतलब चुप नहीं बैठते, क्योंकि तो ये जो मतलब संविधान का और ये क्रिमिनल लॉ का जो मूल तत्व है उसके विरोध में जाएगा। और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, ये मूल तत्वों के विरोध में कोई किसी को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आज ये सरकार हो सकती है, सरकारें तो आएगी, सरकारें जाएगी, मतलब कोई निरंतर रूप से कोई रहने वाला नहीं है, और ना कभी कोई रहा है। वो सही बात है। अब एक जमाने में ये था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, अब कहाँ गया वो सब, निकल गया समय। तो ये भ्रम टूटने में ज्यादा समय लगता नहीं। देश का जनता एकदम, देखिए अपना देश की जनता बढ़िया है। हम लोगों को कभी कभार लग जाता है कि देश की जनता क्या देश को सही जगह ले जाएंगे, यकीन है कि हमेशा हमको सही जगह ले जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि जनता को इस चीज के बारे में वो चिंता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मूल सिद्धांत है क्रिमिनल लॉ का, उसको बदलने का एक पूरा एक मतलब एक चीज हो जाती है। इसमें 2-3 और चीजें जो मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होने वाला है। एक ये है कि सेक्शन 115 to 122 ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, इसमें जो संपत्ति की कुर्की की मतलब एक प्रावधान है। जब केस चल रही है तभी उसका एक पूरा आप जब्त कर सकते हैं। अच्छा। कोर्ट के आदेश के माध्यम से, अगर कोर्ट को लगता है कि जो अपराध हुआ है और उससे जो लाभ आई थी, उस लाभ से ही ये एक प्रॉपर्टी या कोई एक चीज ली गई है, तो उस चीज को जब्त करने का एक आदेश वो दे सकती है। अब जब तक मतलब ये गुनाह ही साबित नहीं हुआ है, उसके बीच में ये एक आदेश अगर आएगी, तो ये बहुत ही लोगों के विरोध में जाने वाली चीज है। तो ये एक चीज मुझे लगता है हम लोगों को नहीं, ये भी तो गलत है, क्योंकि इससे जो है कानून का दुरुपयोग करने की गुंजाइश जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो डिस्क्रिशन वाला चीज है, हम लोगों को थोड़ा कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे उदाहरण है कि कई राजनेता ये समझ कर के कानून को बनाते हैं कि ये जनता के लिए फायदा होगा, पता चलता है कि उन्हीं के ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ है। आप तो कानून से जुड़े हुए हैं, आप इस चीज को जानते होंगे। तो जो लोग कानून बना रहे हैं, तो उनको दोनों तरफ खड़े होकर के उस चीज को देखना चाहिए, एक मतलब एक कानून बनाने के रूप में और एक आम जनता के रूप में अगर वो रहेंगे तो किस तरह से वो कानून उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, मेरा ख्याल है। और एक और चीज उनको देखना चाहिए कि हम पावर में है तो ये कानून कैसे इम्प्लीमेंट होगा, जब हम पावर में नहीं है तो ये कानून का अपने ऊपर क्या असर होगी। बहुत सारे कानून का नुकसान जो कांग्रेस ने बनाया है उनको अभी हो रहा है, उन्होंने तो इसलिए जो सत्ता में है, जब सत्ता में है तो उसका मतलब अपने ऊपर क्या असर है, और जब हमसे सत्ता छीन ली जाएगी तब इस कानून का मेरे ऊपर क्या असर, अगर वो इतना सोचेंगे तो मेरा ख्याल है कि काफी बैलेंस हो जाएगा। दो और चीजें मैं बोल के मैं ये खत्म कर दूंगा। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें मुझे लगता है सबसे चिंताजनक 2 चीजें हैं, बाकी तो ऑफ कोर्स हम लोगों को सोचना चाहिए। एक ये कि जो पुलिस कस्टडी वाली बात है, अभी हम जानते हैं कि जो सीआरपीसी है, अभी का जो कानून है जो अभी भी लागू है, उसके तहत जब कोई अपराधी गिरफ्तार होता है तो पुलिस जो है उनको 15 दिन के समय के लिए अपने हिरासत में ले सकता है, और वो पहला 15 दिन में ही होता है। चार्जशीट आपको 60 दिन 90 दिन में फाइल करना पड़ता है, लेकिन जो पुलिस हिरासत है वो सिर्फ 15 दिन के लिए शुरुआत में होती है। वो एकदम स्ट्रिक्ट है सुप्रीम कोर्ट इसमें, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में स्ट्रिक्ट है क्योंकि ये जो पुलिस कस्टडी में जो पूरा टॉर्चर होता है, मार के उनसे मतलब कन्फेशन लेना,
मतलब कबूल करवाना, ये सारे चीजें मतलब ये मैं नहीं बोल रहा, आपको चाहिए तो सैकड़ों जजमेंट में आपका लिस्ट कर देता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट बोलती कि ये चल रही है और उसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल उस पर रोक लगाना चाहिए। तो एक तरीका इसको रोक लगाने का जो है वो पुलिस कस्टडी का, पुलिस हिरासत का समय आप उसको कम करिए। अब जैसे इंग्लैंड में अभी कुछ ऐसे है कि सिर्फ 24 घंटे के लिए आप हिरासत में ले, हाँ, उसके बाद आप रख नहीं सकते उसको, जुडिशियल कस्टडी, जेल में ही जाना पड़ेगा या तो बेल देना पड़ेगा। नया जो कानून लाने की जो कोशिश है, इसमें जो सेक्शन 187 है उसके तहत पुलिस कस्टडी अभी 60 दिन या 90 दिन तक हो सकती है। तो ये मुझे लगा, आप सोचिए अभी कोई व्यक्ति इतना समय के लिए पुलिस की हिरासत में होगा तो क्या होने वाला है, कितना एम्प्लॉइज गवर्नमेंट का वो उनका एक विचारधारा होती है, वो विचारधारा के हिसाब से वो ट्रीट करते हैं। वो आदिवासियों से कैसे व्यवहार करना है एक उसको मालूम है, अल्पसंख्यक से कैसे व्यवहार करना उनको मालूम है, फिर मतलब एक पूर्वाग्रह है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी जो समस्या है एक आ सकती है, आप जो बता रहे हैं ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। बिल्कुल, और जो पुलिस कस्टडी में जो अव्यवहार होता है आरोपियों के साथ, उसको और एकदम बढ़ावा देने की एक बात हो सकती है, और ये हर व्यक्ति के लिए चिंताजनक की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ हर व्यक्ति के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पुलिस जो है वो कैसे अपोजिशन से कैसे व्यवहार करना है और कैसे सत्ता पक्ष वालों से व्यवहार करना है वो बखूबी जानती है, और कैसे गरीब के साथ व्यवहार करना है और कैसे महिलाओं से बात करना है। बहुत सारे जजमेंट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, हाई कोर्ट कई बार नाराजगी व्यक्त कर चुकी है। एक कॉमन सी बात है, मेरा ख्याल है कि इस पे भी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक बार देखिए, ये एक जजमेंट है दलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, AR 2009 SC 1674, जिसमें कोर्ट ने कहा, अंग्रेजी में मैं पढ़ ले जस्ट एक सेकंड के बाद, The dehumanizing torture, assault and death in custody, which has assumed alarming proportions, raise serious questions about the credibility of rule of law and administration of the criminal justice system. If it is assuming alarming proportions nowadays, all around it is merely on account of the devilish devices adopted by those at the helm of affairs who proclaim from the rooftops to be defenders of democracy and protectors of people's rights, and yet do not hesitate to condescend behind the scenes to let loose their men in uniform to settle personal scores, feigning ignorance of what is happening and pretends to be peace-loving Puritans and saviors of the citizens' rights. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि हम जानते हैं कि पुलिस हिरासत में जो डिह्यूमनाइजिंग टॉर्चर, जो अमानवीय मतलब जो मारपीट होती है, मतलब जो हत्या होती है, ये अलार्मिंग प्रोपोर्शंस, ये बढ़ता ही जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जब सुप्रीम कोर्ट मतलब इतना स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि पुलिस हिरासत में ये सारे चीजें हो सकती है, तो सरकार को मतलब बात समझना चाहिए था और पुलिस कस्टडी को घटाना चाहिए था। हर दूसरे देश में तो वो घटा रहे हैं, अपने देश में उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के सामने जब ये बिल गया था, अगस्त 2023 में ये बिल पहली बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की थी, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने गया। स्टैंडिंग कमेटी ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, ये जो प्रावधान है इसका दुरुपयोग हो जाएगा, आप इसको क्लैरिफाई करिए। सिर्फ 15 दिन का है और ये कोई रीजन से उसको बढ़ाया जाए वो अलग है, हाँ, उसका बात, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन भी नहीं के वो इतना लंबा खींचा जा रहा है तो वो चीज उन्होंने नहीं किया, हो सकती है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जैसे आप कह रहे थे, मान लीजिए पुलिस जो अपना एक पूर्वग्रह है, कोई महिला जाकर अपना मतलब मान लीजिए कि एक व्यवहारिक जो उनके घर की जो परिस्थिति होती है, मारपीट वगैरह, उसके बारे में जब FIR दर्ज करने जाते बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पुलिस वाला पुरुष ही होते ज्यादातर, वो बोलेंगे देखिए आप घर जाकर वो क्यों आप ऐसे करना चाहते हैं, सेटल करो, हाँ सेटल करो, ठीक है, मारते एक आध बार कोई दिक्कत नहीं है। या कोई दलित अगर पुलिस स्टेशन जाकर बोलता है कि देखिए मेरा मतलब पुलिस एट्रॉसिटी हुआ मेरे ऊपर, तो मतलब उसको दर्ज करने इतना आसान नहीं होता है।
पुलिस मतलब बिल्कुल सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज वाली बात तुरंत चालू कर देंगे। जो ऊपर सावरनी है वो भाग के आएंगे पुलिस स्टेशन, तो मतलब एफआईआर दिक्कत हो जाती है। कोई मुसलमान अगर या कोई अल्पसंख्यक आज पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करने की बात करेगा, मुश्किल होती है, क्योंकि पुलिस का ये सारे पूर्वग्रह है। अब इस चीज को टैकल करना था इस कानून में, और इस चीज को टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देता है और उस कंप्लेंट से एकदम स्पष्ट होता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तुरंत एफआईआर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कानून में भी वही होना चाहिए, नहीं है। तो अभी उन्होंने ये किया है कि ये जो सेक्शन मतलब उन्होंने किया एफआईआर का जो सेक्शन है 173 में, उन्होंने ये लिखा है कि मान लीजिए कि आप जाकर कंप्लेंट दे रहे हैं और उस कंप्लेंट से जो अपराध दिखाई दे रहा है उसका पनिशमेंट जो है, शिक्षा जो है 3 साल से 7 साल का है, तब पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने का, तुरंत एफआईआर रजिस्टर करने का कोई जरूरत नहीं है। पुलिस जो है पहले उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, ये सही है कि गलत है। अगर उनको फिर लगा, फिर वो एफआईआर दर्ज करेगी। सही है और गलत का फैसला अभी तक तो कोर्ट करता आया है, जैसा मुझे जानकारी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लॉ के बारे में मालूम नहीं है। तो ये अधिकार एक प्रकार से कोर्ट का अधिकार शिफ्ट हो रहा है पुलिस के पास में। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कहा, इसको बर्किंग ऑफ क्राइम्स बोलते हैं, कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने से पीछे हटता है। तो ये चीज बहुत गलत चीज है, इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। इसलिए अगर एफआईआर में एकदम स्पष्ट है, अब मान लीजिए कि असॉल्ट, सिंपल असॉल्ट का केस है, 3 साल का सजा है, कोई दिक्कत नहीं है, एफआईआर दर्ज कर लीजिए, तो आप फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करिए, चार्जशीट बनाइए, अगर वो गलत है तो आप बी रिपोर्ट निकालिए कि नहीं ये कोई भी आरोप साबित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। अभी इस कानून में ये है कि पुलिस को डिस्क्रिशन किया है कि आप तय कर लीजिए पहले, अगर 3 साल या 7 साल का सजा है, कि उसमें कोई कुछ है कि नहीं है। तो मुझे लगता है ये चीज जो है, मतलब कुल मिल के अगर हम देखिए सारे चीज को, पुलिस को जो इतना सारा एक डिस्क्रिशन, एक एकदम स्वतंत्रता दे दिया है, आप हैंडकफ इस्तेमाल कर लीजिए, आप उनका नाम कहीं पर डाल दीजिए, आप कस्टडी बढ़ा दीजिए, आपको एफआईआर दर्ज करना है तो कर लीजिए, अगर कोई वहां पर आंदोलन कर रहा है जाकर उसको बोल दीजिए कि रोकना है, नहीं रोके तो उसको उठा कर ले आइए, बंद कर दीजिए। तो ये अगर इस पैमाने पे इतना आर्बिट्रेरी पावर पुलिस को दिया जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि पुलिस अपना पूर्वग्रह से बंधित है और राज्य के दबाव में वो काम, मतलब राजनीतिक दबाव से ये काम करती है, तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस मिक्स है। बिल्कुल, कुल मिलके हम लोगों का ये एक मतलब चिंता है। हाँ, ये है। तो बिल्कुल आपने बहुत ही आसान शब्दों में तीनों जो नए कानून आने वाले हैं उन कानूनों के बारे में बताया है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली होंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना एक समय निकाला हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत की, और भविष्य में भी आपसे कुछ भी हम और भी मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। साथियों, इस कानून के बारे में जो नई जानकारियाँ आपके पास आई हैं, मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप अपनी राय बताएं, क्योंकि ये जो बातें जो आई है आज, ये क्लिफ्टन डी रजौरिया जो हमारे गेस्ट हैं उनका एक विचार है, उनका एक सोच है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर बातचीत हो। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इस पर बातचीत होना चाहिए, ताकि कानून जो है इम्प्लीमेंट होने से पहले वो गवर्नमेंट तक ये बातें जाएं और जो सुधार की गुंजाइश है वो हो सके। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप आइए और अपने विचार व्यक्त करिए। अगर आप कुछ और सलाह लेना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं, हम आपकी जो बात है वो हमारे एक्सपर्ट तक पहुंचाएंगे और आपको रिप्लाई दिलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत को ध्यान से देखने के लिए। अगली बार हम फिर किसी खास एपिसोड को लेकर के, ऐसे ही किसी खास मुद्दों पर बातचीत लेकर के आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू सो मच।